हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग लाइव हैं और यहाँ एक केमिस्ट्री स्पेशल आपको शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, पार्ट 1 आपका है। ये जो वीडियो आपका होने वाला है केमिस्ट्री स्पेशल का, जो पार्ट 1 होने वाला है, क्लास 11th और 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है दोनों एग्जाम में आपको पूछा जाता है और सारा क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ देखिए, शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ 11th और 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए है। जो भी 11th आप पढ़ रहे हैं या 12th में है, ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और जो इसमें क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहला क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बुआ कि ऊष्मा क्या है। चलिए, आपको बताना है कि ऊष्मा क्या है। एक बल का रूप है, ऊर्जा का रूप है, संवेग का रूप है, गति का रूप है। जल्दी से आप बताइए ऊष्मा क्या होता है बुआ, है ना। ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा क्या है आपको बताना है। बल का रूप है, ऊर्जा का रूप है, या संवेग का रूप होता है, या गति का रूप होता है। ऊष्मा क्या होता है आपको बताना है। चलिए, जिसका इसका ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा क्या रहता है बुआ, ऊर्जा का रूप। तो जिसका भी बी आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो। ऊष्मा वास्तव में आपका ऊर्जा का एक रूप होता है ना। जो ठंडे या ये आप ये कहिए कि जो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर गति करता है ना। ऊष्मा क्या है, तो एक ऊर्जा का रूप है जो गर्म वस्तु से किधर जाएगा वो, तो ठंडा वाला वस्तुओं में चल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए क्या दिया गया है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी है। चलिए यहाँ देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊष्मा शोषी, है ना। क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्मा शोषित रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा, ऊष्मा थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इस तरह से लिखा जाता है। तो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये कहा गया है आपसे कि ऊष्मा शोषी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलता है। अब शोषित होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बताइए कि ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है, अवशोषित होता है, या इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है ना। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा, स्थानांतरण नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया जो है उससे ऊष्मा का क्या होता है, बाहर निकलता है, या अवशोषित होता है, या ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या रहेगा बुआ। हाँ, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसका इसका आंसर बी आ रहा है, सभी लोग सही हो। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ऊष्मा शोषी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को अपना में सोख लेता है, खींच लेता है। नहीं, अगर ऊष्मा छेपी रहता तो ऊष्मा छेपी रहता तो वहाँ पर कहते कि ऊष्मा बाहर निकलता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कहा गया ऊष्मा शोषी है, तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा, बी आपका आंसर आएगा। तो जिसका जिसका बी है सभी लोग सही हो। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ देखिए साम्यावस्था किस प्रकार के, साम्यावस्था जो दिया गया है किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा गया है। चलिए जल्दी से बताइए साम्यावस्था किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा गया है। किस टाइप का रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें साम्यावस्था को देखा गया है। एक दैशिक में, द्विदैशिक में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो साम्यावस्था किस में होता है, इक्विलिब्रियम जो है बुआ किस में होता है। एक दैशिक कहने का मतलब ये होता है आपका एक दैशिक, है ना। एक दैशिक ए से बी की ओर गया है तो एक दैशिक आपका है। लेकिन अगर बी से ए की ओर भी आना शुरू हो जाए तो उसको द्विदैशिक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो बताना है कि साम्यावस्था किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा गया है, एक दैशिक में, द्विदैशिक में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से बताओ बुआ। द्विदैशिक जिसका इसका बी आ रहा है सभी लोग सही हो, ध्यान रखना। द्विदैशिक एक जो आप ए से ऐसे बी की ओर लिख रहे थे बुआ, इसको अग्र अभिक्रिया कहते हैं। नहीं जानते हो तो इसको ध्यान रखो, इसको अग्र अभिक्रिया। और बी से ए की ओर जाएगा उसको पश्च अभिक्रिया कहेंगे। तो एक अग्र अभिक्रिया होता है, दूसरा पश्च अभिक्रिया होता है। और साम्यावस्था पर तब होता है जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का बुआ, दोनों का दर आपस में समान हो जाता है, तो उसको बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होता है, यदि अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया दोनों का दर आपस में समान हो जाए, दोनों का स्पीड आपस में समान हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। और साम्यावस्था द्विदैशिक में ही संभव है, एक दैशिक में संभव नहीं है। जिसका इसका बी आ रहा है सभी लोग सही हो। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जल्दी से बताइए तो, है ना। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर कहा गया है, साम्यावस्था के प्रकार के होता है जी, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए साम्यावस्था कितने प्रकार का होगा बउआ, है ना। 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। साम्यावस्था को कोई, है ना, कोई प्रकार नहीं होता, आपको ये बताना है।
तो साम्यावस्था कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, बिल्कुल सही। जिसका इसका ए आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो। 2 प्रकार का होता है बउआ, एक होता है आयनिक, एक होता है आणविक। आयनिक और आणविक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि साम्यावस्था 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है अगर ये पूछना चाहते हो तो एक होता है आयनिक, एक होता है आणविक। आयनिक और आणविक। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ देखिए, हाँ अभी इसके बारे में समझा रहे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, इसी के बारे में अभी आपको समझा रहे थे। क्या कहा गया है जो पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया। साम्यावस्था पर, यदि साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया के दर के बीच क्या संबंध है। अगर कोई साम्यावस्था पर है, मान लीजिए यहाँ पर साम्यावस्था ए है, यहाँ बी गया है, अब बी से ए की ओर गया है, तो यह हुआ आपका अग्र अभिक्रिया, यह हुआ आपका पश्च अभिक्रिया। तो इस दोनों अभिक्रियाओं के दर में क्या रिलेशन रहेगा, क्या संबंध रहेगा। साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया के दर के बीच क्या संबंध होता है आपको बताना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आप आराम से पहले पढ़ लीजिए। ऑप्शन में कहा गया कि अग्र अभिक्रिया का दर अधिक रहेगा, बी में कहा गया कि पश्च अभिक्रिया का दर अधिक रहेगा, सी में कहा गया, सी में आपको कहा गया है कि दोनों अभिक्रियाओं का दर समान होता है, दोनों का है ना, यहाँ पर समान होगा, ये आपको कहा गया। और डी में कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, साम्यावस्था पर यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या कंडीशन बनेगा, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के दर के बीच क्या संबंध रहेगा, है ना। अग्र वाला का अधिक रहेगा या पश्च वाला का दर अधिक हो जाएगा, या दोनों का दर समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। साम्यावस्था, हाँ बिल्कुल सही है वो, जिसका सी आंसर आ रहा सभी लोग सही हो, सी वाले सभी लोग सही हो। क्यों, क्योंकि साम्यावस्था किसको कहते हैं, तो यदि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का दर समान हो जाए, है ना, दर समान हो जाता है, जितना अग्र वाला चल रहा उतना ही पश्च वाला चले, तो समझ जाना कि साम्यावस्था पर है। तो क्लियर है, आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा, दोनों का दर समान होता है। जिसका इसका सी है सभी लोग सही हो। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, इसको समझो पहले, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। कहा क्या गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया कि H3PO4 के 7 मोल है ना, H3PO4 दिया गया, इसमें 7 मोल इसका है, तो हाइड्रोजन के कितना मोल रहेगा ये आपको बताना। पहले आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बताया जाता है ना, और बताया गया भी होगा। H3PO4 के टोटल 7 मोल है, तो हाइड्रोजन के कितना मोल रहेगा, इसमें जो हाइड्रोजन है उसका मोल आपको बताना है ना। इसमें जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं H3 है, 3 गो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मोल आपको बताना है। कितना रहेगा, 7 रहेगा, 14 रहेगा, 21 रहेगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, है ना। अच्छा चलिए, जिसका इसका 21 है सही हो। कैसे आ गया सर, तो टोटल मोल कितना है 7, पूछा किसका गया है, तो जिसको पूछा जाए उससे केवल गुना कर देना। अगर आपको पूछता कि ऑक्सीजन से था 4 से गुना करते, आपको पूछता कि नहीं फॉस्फोरस का, तो 1 से गुना करते, एगो फॉस्फोरस है। यहाँ पूछा गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन है तो के गो हाइड्रोजन है बउआ, H3PO4 में कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 से गुना करेंगे। 7 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो आप खुद बताइए 7 में 3 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 आपका आंसर, यहाँ सी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, इसका आंसर कितना आ जाएगा बउआ, सी। चलिए अगला क्वेश्चन को, जिसका इसका सी है सभी लोग सही हो। अगला क्वेश्चन को चलो, है ना। मोलर आयतन क्या होता है बताइए जल्दी से, मोलर आयतन क्या होता है। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोलर आयतन के बारे में पूछता है कि मोलर आयतन क्या, किसको आप मोलर आयतन कहते हैं। 1 मोल गैस के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं, 2 मोल गैस के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं, या ठोस के आयतन को या जल के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। जल्दी से बताइए मोलर आयतन क्या होता है। मोलर वॉल्यूम के बारे में आपको पूछा गया। मोलर आयतन 1 मोल गैस के आयतन होना चाहिए, 2 मोल गैस के आयतन होना चाहिए, या ठोस के आयतन को मोलर आयतन कहेंगे, या जल के आयतन को मोलर आयतन कहेंगे। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। ये जिसका इसका आंसर है सभी लोग सही हो, है ना। 1 मोल जो गैस होता है वो 1 मोल गैस के आयतन को मोलर आयतन कहा जाता है। 1 मोल गैस के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। मोलर आयतन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा, है ना, 2 क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको कहा जाए एसटीपी पर, तब 22.4 मोलर आयतन रहता है बुआ। एसटीपी पर कहा जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तब 22.4। लेकिन कहा जाए एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो यह 24.4 यहाँ पर हो जाता है, 24.4 हो जाता है लीटर में, है ना। पहले यहाँ देखिए 3 बात आपको समझा दिए हैं, तीनों में तीनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। एसटीपी और एनटीपी वाला तो निश्चित पूछता है आपको, दोनों में 11 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
कहा गया है कि मोलर आयतन, तो मोलर आयतन किसको कहेंगे, तो एक मोल गैस का जो आयतन होता है वो उसको मोलर आयतन हम लोग कहते हैं। मोलर आयतन क्या होता है, एक मोल गैस का आयतन। एसटीपी पर मोलर आयतन कितना था, 22.4 लीटर। एनटीपी पर मोलर आयतन कितना था, यहाँ 24.4 लीटर रहेगा। यहाँ 22.4 है, यहाँ 24.4 है। तो क्लियर हो गया है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिए कि मोलर आयतन के बारे में पूछा गया है। तो बताइए इस वाला क्वेश्चन के लिए कहा गया कि मोलर आयतन होता है, क्या होता है बुआ, तो ये कहा गया, इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा बुआ, इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए, है ना। एक मोल गैस का जो आयतन होता है उसी को मोलर आयतन कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी क्वेश्चन दे रहा था, इसी के बारे में कह रहे थे कि पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, दोनों में पूछता है, 11 12 दोनों में रहेगा ये क्वेश्चन। चलो यहाँ क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या कहा गया है। आरटीपी पर गैस के मोलर आयतन कितना होता है, चलिए जल्दी से बताइए। रूम टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो आरटीपी, अभी आपको बता रहे थे आरटीपी पर, अगर आप कॉपी में लिखे होंगे तो इसको बता दीजिएगा। आरटीपी पर मोलर आयतन कितना, 22.4 लीटर, 24.4 लीटर, 11.2 लीटर, 12.2 लीटर। जल्दी से बताइए कितना रहेगा। आरटीपी पर मोलर आयतन जिसका इसका बी है, सभी लोग सही हो, 24.4 लीटर। वहाँ पर भी बोल रहे थे कि आरटीपी पर 24.4 होता है, एसटीपी पर 22.4 होता है, तो 24.4 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बुआ, 24.4 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहा गया। निकाय कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताओ बुआ। सिस्टम के बारे में पूछा गया है, निकाय कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताइए। 2 3 4 5 के प्रकार के होगा बुआ। निकाय कितने प्रकार का होता है, सिस्टम कितने प्रकार का रहेगा, जल्दी से बताइए। निकाय कितने प्रकार का, जिसका भी 3 प्रकार का आ रहा है सभी लोग सही हो। निकाय होता है के प्रकार के बुआ, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो एक खुला निकाय होता है, एक बंद निकाय होता है, एक विलगित निकाय होता है ना। खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। सिस्टम के तौर पे देखोगे तो ओपन सिस्टम, खुला निकाय मतलब ओपन सिस्टम, क्लोज बंद निकाय मतलब क्लोज सिस्टम, और एक विलगित मतलब होता है आइसोलेटेड। तो निकाय 3 प्रकार का होता है, खुला निकाय, बंद निकाय और, है ना, विलगित निकाय होता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद निकाय से क्या बाहर निकल सकता है, ऐसा दिया गया है। कहा गया है कि जो अगर बंद निकाय कोई हो जाए तो बंद निकाय से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, ये बताइए। बंद जो निकाय होता है उससे हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, जल्दी से आपको बताना है। बंद निकाय से क्या बाहर निकाल सकते हैं। बंद निकाय मतलब बर्तनमा इससे बंद है वो, जैसे कुकर कैसे बंद रहता है उसी तरह से बंद निकाय है। तो इससे क्या बाहर निकल सकता है ना। केवल पदार्थ बाहर निकलेगा, अगर बंद कर देंगे तो उससे पदार्थ निकलवे नहीं करेगा। केवल उष्मा बाहर निकल सकता है, दोनों निकलेगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बंद निकाय से क्या बाहर निकलेगा, पदार्थ नहीं निकल सकता है बुआ। अगर ये बंद हो गया चारों पर से, बर्तन को क्लोज करके इसमें से कुछ निकालना चाहते हो तो निकालना असंभव है, नहीं निकाल सकते हो। अगर ये बंद पूरा हो गया, सिस्टम ही बंद है पूरा, है ना, तो इसमें से बाहर निकालना थोड़ा असंभव हो जाएगा। तो बंद निकाय में आप ये कहेंगे कि इसमें से पदार्थ तो निकलेगा नहीं, कोई भी पदार्थ अगर अंदर रखा हुआ तो वो नहीं निकलेगा। अच्छा, बंद निकाय से ऊष्मा निकलेगा बउआ, अब देखिए ऊष्मा निकलेगा या दोनों निकलेगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। चलिए जिसका इसका बी आ रहा है सभी लोग सही हो। देखो बंद निकाय से क्या होता है, केवल ऊष्मा निकलता है। कैसे बउआ, कुकर है, कुकर को क्या कीजिएगा, कोई बर्तन ले लिए हैं, खाना पकाइएगा तो या का इधर आपको हाथ रखते हैं बर्तन के किनारा पर, तक आपको गर्म महसूस नहीं होता, मतलब वहाँ से ऊष्मा बाहर निकल रहा होगा। ये बंद होता है, अब फिर भी यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलते रहता है। तब बंद निकाय से केवल ऊष्मा ही बाहर निकल सकता है, ध्यान आपको रखना है। बंद निकाय से केवल क्या ऊष्मा मतलब क्या बाहर निकलेगा बउआ, तो केवल ऊष्मा जो है बंद निकाय से बाहर निकलेगा। आपका आंसर बी आ जाएगा, केवल ऊष्मा। क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन को चलो। देखो समतापी प्रक्रिया में क्या समान होता है, जल्दी से बताइए। समतापी, है ना, क्वेश्चन आप यहाँ से आप नाम ढंग से पढ़िए, आपका आंसर आ जाएगा। समतापी है, आइसोथर्मल इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसमें क्या समान होता है, समतापी में क्या समान रहेगा, जल्दी से बताइए। तापमान समान रहेगा, आयतन समान रहेगा, दाब समान रहेगा, ऊष्मा समान रहेगा। तो समतापी वाला में क्या समान रहेगा, जल्दी से बताना है आपको। समतापी अभिक्रिया अगर है तो उसमें क्या आपका समान रहेगा। तापमान रहेगा, है ना, ताप समान होना चाहिए, तापमान समान होना चाहिए, आयतन, दाब, ऊष्मा, क्या। चलिए जिसका इसका ताप आंसर आ रहा है सभी लोग सही, ई आंसर हो जाएगा वो। समतापी प्रक्रिया में क्या समान होता है, तो आपका ई आंसर आ जाएगा, तापमान समान आपका होता है समतापी अभिक्रिया में। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक करना है बउआ,
शेयर करना है और दोस्त है ना, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और ये हम लोग केमिस्ट्री स्पेशल का ये पहला पार्ट शुरू किए हैं, है ना। और ये 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पहला पार्ट है और भी इसका वीडियो अपलोड करेंगे और है ना टोटल आप ध्यान रखिए, है ना। एक तरह से रिवीजन क्लास आपके लिए हो जाएगा। पीछे जो भी पढ़ाया जाता है तो है ना उसी से रिलेटेड इसमें सारा क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका था समतापी जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या समान होता है, तापमान आपका समान रहेगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है कि किस प्रक्रिया में आयतन समान होता है। चलिए बताइए जल्दी से, आयतन समान किस में होता है। समतापी में तो है ना ताप समान होता है, तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया जिसमें आयतन समान हो जाएगा। आयतन किस में समान रहेगा, आयतन समान। समतापी वाला में, समदाबी वाला में, सम आयतनिक वाला में, इनमें से सभी में कहा गया है। तो बताइए आयतन समान वाली प्रक्रिया कौन सा है बउआ, आयतन समान वाली प्रक्रिया कौन सा है, जल्दी से बताइए कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आयतन आपका समान होता है। चलिए जिसका इसका सी आंसर है सभी, इसको दिमाग लगा के बता सकता है ना। सम आयतनिक मत आयतन समान, है ना। समदाबी मत दाब समान, समतापी मत ताप समान। क्या इसमें दिक्कत आपको है ना। समतापी मतलब ताप समान होता है, समदाबी मतलब दाब समान आपका होता है, सम आयतनिक मतलब आयतन आपका समान होता है। तो यहाँ पूछा कुछ ही गया था जी ना, देख लीजिए पहले कहा गया कि आयतन समान होना चाहिए। तो आयतन समान किसके लिए होता है, समदाबी सॉरी सम आयतनिक के लिए रहेगा। आयतन समान तो है तो सम आयतनिक आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखो बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले पढ़ लीजिए आराम से। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन चलिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसको क्या बोलेंगे, है ना। ऑक्सीकरण बोलेंगे, अपकरण बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे या सभी। जल्दी से बताइए एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बउआ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण वाला में होगा, अपकरण वाला में होगा, रेडॉक्स वाला में होगा या सभी। किस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण है, अपकरण है, रेडॉक्स है या सभी है। चलिए इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में होता है, ये आंसर जिसका इसका ये है, सभी लोग सही हो। ये आपको बताना चाहिए, है ना। अरे ऑक्सीकरण वाला प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अवकरण रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण दोनों हो जाए वो रेडॉक्स आपका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किस में होता है, तो ऑक्सीकरण में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहता था, लिखते अवकरण में, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण दोनों होता है किस में, रेडॉक्स में, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग कहा गया, तो त्याग में मतलब ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या होता है बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है बउआ, रेडॉक्स वाला में क्या होता है, रेडॉक्स में क्या होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है। केवल अवकरण यहाँ लिखा गया, कर्ण लिखा गया, केवल अवकरण यहाँ कर देना है, केवल अवकरण होता है। अवकरण वहाँ पर है बुआ, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अवकरण उसको कर देना है। तो पहला में कहा गया केवल ऑक्सीकरण, दूसरा में केवल अवकरण। यहाँ ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों, है ना। रेडॉक्स में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बताइए कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या रहेगा। रेडॉक्स वाला में क्या होना चाहिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होना चाहिए बउआ। ऑक्सीकरण केवल रहेगा, केवल अवकरण रहेगा, या ऑक्सीकरण अवकरण दोनों रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या रहेगा। चलिए जिनका जिनका आंसर सी आ रहा सभी लोग सही हो, सी वाले सभी लोग सही है ना। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, रेडॉक्स उसको कहते हैं एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है, ये पूछता भी है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, अभी एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवा रहे थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। H3PO4 के O1 M बिलियन की, है ना। इसमें नॉर्मलिटी आपको बताना है, नॉर्मलता आपको बताना है, ठीक है। नॉर्मलिटी आपको बताना है इस अभी इसके लिए H3PO4 के लिए। इसका मोलरता O1M दिया है ना। तो इसमें नॉर्मलिटी आपको पूछा गया, नॉर्मलता आपको पूछा गया है, तब कैसे बताइएगा। देखिए इसको बनाने का आपको हम तरीका समझा देते हैं। जब नॉर्मलता पूछा जाए ना, या नॉर्मलिटी अगर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या देखिएगा, हाइड्रोजन के गो है 3 गो, तो 3 और यहाँ 1 दिया है ना बुआ, तो 1 से गुना कर देंगे, जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए आपका आंसर आ गया बुआ, 3 आपका आंसर आ जाएगा।
नहीं, अगर इसका बिलियन का एम दिया है, एन पूछता है, एम है ना, एम दिया है, मोलरता दिया है और नॉर्मलता अगर आपसे पूछता है तो इसको निकालने का तरीका क्या है, हाइड्रोजन 3 गो है तो 3 से गुना कर दीजिए, आपका नॉर्मलता यहाँ पर निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आपका आंसर इसमें चौथा आ जाएगा, डी वाला आंसर आ जाएगा बउआ, है ना, यहाँ पर ये वाला हो गया 3 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है, सेम क्वेश्चन, इसको जल्दी से खुद बताओ तो। सेम क्वेश्चन है, H2SO4 के O1 बिलियन में, है ना, यहाँ पर भी आपको नॉर्मलता ही पूछा गया है, तो जल्दी से आप नॉर्मलिटी बताइए कितना रहेगा, कितना रहेगा, है ना, हाइड्रोजन का संख्या देखो कितना है बउआ, 2 है, और यहाँ दिया है कितना था, 1, तो 1 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया बउआ, 2। तो जिसका इसका 2 आंसर आ रहा है, जिसका इसका 2 है, सभी लोग सही हो, इसमें आपका थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलता निकालने का तरीका सीख गए हो, कुछ नहीं करना है, मोलरता में केवल उसके हाइड्रोजन वाला संख्या से गुना कर देना है, उसको एन फैक्टर कहा जाता है। तो आप यहाँ हाइड्रोजन देखिएगा, एसिड उसिड रहता है तो उसमें आप इसको बना सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए H2SO4 कोची होता है वो, H2SO4 एसिड होता है, H2SO4 आपका क्या होता है, अम्ल होता है। कई बार पूछा है क्वेश्चन कि H2SO4 क्या होता है, तो एक अम्ल होता है, आपको ध्यान रखना है, H2SO4 अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कहता है कि पोटेशियम के 1 मोल में, पोटेशियम मतलब के, तो पोटेशियम के 1 मोल में होता है कितना परमाणु रहेगा, बताइए, पोटेशियम के 1 मोल में कितना परमाणु होगा, परमाणुओं की संख्या बताना है, पोटेशियम के 1 मोल में कितना परमाणु, 6.022 इंटू 10 परमाणु, 6.2022 इंटू 10⁻24 परमाणु, 6.02 गुने 10⁻23 परमाणु, या इनमें से कोई नहीं। आप मोल पढ़े होंगे, 1 मोल में कितना, बस केवल एक ही मोल तो पूछा गया आपसे, है ना, पोटेशियम पूछे, चाहे सोडियम पूछे, चाहे नाइट्रोजन पूछे, चाहे कुछ भी आपसे पूछा जाए, है ना, जल पूछा जाए, मीथेन पूछा जाए, एक ही मोल तो पूछा गया है। तो 1 मोल में कितना परमाणु होता है, आप बता सकते हो, है ना, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻, कितना होता है। यहाँ पर क्या दिया, पहला में 10 दिया है, दूसरा में 24 दिया है, 23 दिया है, क्या रहेगा, जल्दी से बताइए क्या रहेगा। जिसका इसका सी आंसर है, सभी लोग सही हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, ये तो एकदम निश्चित 11 12 दोनों में आपको रिपीट कर देता है, एकदम बार बार रिपीट करे वाला क्वेश्चन है। 1 मोल चूँकि दोनों में पढ़ना है, वहाँ पर मोल दोनों में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में भी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पोटेशियम जो है बुआ, पोटेशियम के 1 मोल में कितना होता है परमाणु, तो 6.022 या 22 या 23 देता है, 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ 22 या 23 देगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 10⁻23 होना चाहिए, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन को चलते हैं बुआ, यहाँ पढ़िए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है, किसका द्रवीकरण जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कौन है जिसको आसानी से हम लोग द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव बना सकते हैं। NH3 को कहा गया है, SO3 को कहा, H2 और CO2, किसको आसानी से द्रव के रूप में बदल सकते हैं, जल्दी से बताइए, लगाइए दिमाग, ऐसा थ्योरी आपको पढ़ावल गया है। लिक्विड फेज में किसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आसानी पूर्वक, द्रवीय अवस्था में किसको बना सकते हैं एकदम इजीली, आसानी पूर्वक, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कहा गया कि आसानी से बदलना है आपको, है ना, ज़्यादा मारधार नहीं करना है, रंगदारी नहीं करना है, एकदम आसानी से बदल देना है। तो कौन आपको इसमें है ना बदला जाएगा द्रवीय अवस्था में। चलिए आपका CO2 नहीं होगा बुआ, ना ही H2 होगा, CO2 और H2O नहीं होगा, उसको क्रॉस कर दिए, हटा दिए हैं। आपका आंसर आ जाएगा NH3। क्यों सर, NH3 में ऐसा क्या है कि इसको आसानी से हम लोग बदल सकते हैं, या इसको आसानी से द्रव में बदल सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो एक बात समझा देते हैं, आगे 2-3 क्वेश्चन भी बन जाएगा उससे। आप क्वेश्चन पूछता भी है, दोनों एग्जाम में पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन, समझिए। एक बात ध्यान आपको ये रखना है ना कि इसमें 3 गो बुआ, 3 गो आपको यहाँ समझा रहे, इसको ध्यान से समझो पहले। 3 ठो होता है, कौन कौन होता है 3 गो, जो समझ लीजिए पहले। आपका 3 गो होता है FON, कौन रहता है बुआ, फोन, मोबाइल नहीं कह रहे हैं, फोन कह रहे हैं। F से फ्लोरीन, H से है ना, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन। ये फोन जो है अगर हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर लेता है, चाहे तो है ना फ्लोरीनमा जुड़ा रहे हाइड्रोजन से, चाहे ऑक्सीजन जुड़ा रहे हाइड्रोजन से, चाहे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ जाए। इस तीनों कंडीशन में हाइड्रोजन बंधन बनता है। जो हाइड्रोजन बंधन बनाता है वो द्रवीय अवस्था में होता है, चाहे उसको आसानी से द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं, है ना।
चाहे तो द्रव्य अवस्था में वो रहेगा या तो आसानी से उसको द्रव्य अवस्था में हम लोग बदल सकते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि FON जहाँ भी आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों में से कोई एक आध गो महापुरुष आपको मिल जाता है, तीनों में से कोई एक आध गो मिल जाए, है ना, यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और वो हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, समझ जाना है कि वो हाइड्रोजन बंधन बनावेगा और द्रव्य अवस्था में बदल सकते हैं उसको आसानी पूर्वक, या द्रव्य अवस्था में होता है। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसका आधार पर देखिए कौन को एक आध गो फोन मिल रहा है। हाँ सर, कौन मिल रहा फोन? तो NH3 बड़ा में देखो नाइट्रोजन है ना, FON में नाइट्रोजन है कि नहीं है? तो हाँ सर है, नाइट्रोजन आया है। और किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो आसानी पूर्वक इसको हम लोग द्रव्य में बदल सकते हैं, या ये कहिए कि द्रव्य अवस्था में रहेगा ही। तो चलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बुआ, जल्दी से बताओ। इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा कौन सा रहेगा? तो यहाँ आपका आंसर आ गया NH3, देख लीजिए, ये है आपका आंसर NH3। क्लियर हो गया सबको? NH3 आपका आंसर आ जाएगा, जिसको द्रवीकरण कर सकते हो भी आसानी पूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक आप लोग सुने होंगे, एक ऐसा नियतांक जिसका मान किसी पे निर्भर नहीं करता है, मात्रक को छोड़कर, मात्रक पर निर्भर करेगा, और मात्रा को छोड़कर कोई टेम्परेचर, प्रेशर और कुछ किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता, उसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मान निर्भर करता है किस पर? किस पर निर्भर करेगा? जल्दी से आप ऑप्शन पढ़ो। गैस के तापमान पर, है ना, गैस के आयतन पर, है ना, गैस के मोलों की संख्या पर, है ना, और लास्ट में कहा गया आयतन, ताप और दाब, दबाव की इकाई पर। किस पे निर्भर करेगा? जल्दी से बताइए। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक जो है वो R किस पर निर्भर करता है? गैस के ताप पर निर्भर करेगा, गैस के आयतन पर निर्भर करेगा, है ना, निर्भर करेगा, गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा, या आयतन है, ताप है, या दबाव, है ना, जो दबाव है इसकी इकाई पर निर्भर करेगा। इकाई, आयतन, ताप और दाब नहीं कह रहा है, इसकी इकाई पर निर्भर करेगा, है ना। चलिए, इकाई मतलब मात्रक, जैसे तापमान में कैसे डिग्री सेल्सियस का केल्विन लेते हो तो मात्रक हो गया, आयतन को लीटर, मिलीलीटर, है ना, इस तरह से लिखते हैं ना, तो वो उसका मात्रक हो गया। तो किस पर निर्भर करेगा? चलिए, किसी फैक्टर पर निर्भर नहीं करेगा बुआ, केवल मात्रक पर निर्भर करता है, अभी आपको बोल भी रहे थे। तो आपका आंसर इसमें डी आ जाएगा, केवल और केवल मात्रक पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? जल्दी से बताइए। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो जल्दी से, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जल्दी से बदलिए, क्या हो जाएगा बुआ? यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब की, है ना, कर लीजिए चैनल को, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और केमिस्ट्री स्पेशल ये हम लोग लेके आए हैं बुआ, इसका ही पार्ट 1 होने वाला है, और इसमें 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री जो स्पेशल है इसमें 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों में पूछे जाने वाला इसमें प्रश्न आपका है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो भी इसमें क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं उसको पेन पेपर लीजिए, कॉपी में लिखिए, लिख के आप रखिए, बार बार उसको रिपीट करते रहिएगा। जो विद्यार्थी कमजोर है वो उसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डायरेक्ट मिल जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज़्यादा उसको पढ़े की जरूरत है ये नहीं है, है ना। वो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आएगा वो तो आपको यहीं पर मिल जा रहा है। तो है ना, जो कम पढ़ना चाहने वाला विद्यार्थी, जो कमजोर थोड़ा सा है, जल्दी से याद नहीं हो पाता है सर जी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस इसको आप याद रखिए, ज़्यादा आपको, है ना, याद करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम लोग, हाँ, क्वेश्चन इसको बना लिए होंगे। 25 डिग्री सेल्सियस दिए थे, किसके बराबर? जल्दी से कमेंट करो तो इसका आंसर क्या रहेगा बुआ? 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? जिसका भी 298 में आ रहा है सभी लोग सही हो। देखो, जो 25 है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तब 25 में 273 जोड़ देंगे ना तो आपको केल्विन में बदल जाएगा। जब भी कभी डिग्री सेल्सियस दिया रहे उसको केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ा जाता है, केवल 273 आप जोड़ दीजिए, आपका केल्विन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बताइए, 25 में 273 जोड़ेंगे तो 298 ही ना आएगा, जोड़ के आप देख लो, 298 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 298 केल्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? चलिए सेम क्वेश्चन है, अभी फिर से 273 जोड़ो, 27 यहाँ दिया है, तो 27 में 273 जल्दी से जोड़िए और बताइए। हम जान रहे पीछे हल्का में ढेर नहीं जोड़ा होगा, इसे लिख दिया है, इसलिए इसको दिए हैं 273, पहले जोड़ो जल्दी से। 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़िए, और जोड़ने के बाद बताइए कि कौन सा आपका आंसर आया है। जल्दी से कमेंट करो तो आंसर। 27 डिग्री सेल्सियस में 273 आपको ऐड करना है, 273 जोड़ना है।
हाँ 300 डिग्री आ रहा है बउआ, सबका बी आंसर आ रहा है तो सही हो। 300 डिग्री अगर आ रहा है आपका तो आप सही है, सॉरी 300 केल्विन यदि आपका आ रहा है तो सही हो। 300 केल्विन आपका आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, है ना। कौन सा रहेगा, बी वाला आपका आंसर आ जाएगा बउआ, बी आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, 300 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है। साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। चलिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साम्य स्थिरांक जो होता है के सी कहिए, चाहे के पी कहिए, चाहे के एक्स कहिए, तीन गो होता है। के वाला के पी के सी के एक्स किस पर निर्भर करेगा, जल्दी से आपको बताना है। साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करेगा, केवल ताप पर, केवल दाब पर, केवल सांद्रता पर, इनमें से किसी पर नहीं। साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक भी देता है और दर नियतांक भी देता है, दर स्थिरांक भी देता है, दो चीजें। तो किस पर निर्भर करता है जी आपको बताना है। केवल ताप पर, केवल दाब पर, केवल सांद्रता पर, इनमें से किसी पर नहीं निर्भर करेगा। जल्दी से बताइए। क्या आंसर आ रहा है, केवल ताप आ रहा है बउआ, बिल्कुल सही हो। आप एकदम इसको मेमोरी में सेट कर लो कि साम्य स्थिरांक जो है बउआ केवल ताप पर ही निर्भर करता है, केवल ताप पर निर्भर करेगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आदर्श गैस का समीकरण होता है, बताइए जल्दी से, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आदर्श गैस दोनों में पूछता है। पीएम इसमें लिखा गया पीएम बराबर VRT होता है, पीवी बराबर NRT होता है, पीटी बराबर VRN होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आदर्श गैस का समीकरण बताइए क्या रहेगा। बी आ रहा है, पीवी बराबर NRT, बिल्कुल सही है। जिसका इसका बी है, पीवी बराबर NRT, सभी लोग सही हो। पीवी बराबर क्या होता है, NRT होता है बउआ, तब बी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर NRT, क्लियर है, पीवी बराबर NRT। चलिए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन को चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया। यदि किसी है ना, यदि किसी गैस को बंद बर्तन में रख दिया जाए, लीजिए गैस है उसको बंद बर्तन में रखा गया है। हाँ ये क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए। यदि किसी गैस को बंद बर्तन में रखा जाए, मतलब कोई गैस है उसको बंद कर दिए, ऐसे करके इसमें बंद करके रख दिए हैं, लीजिए अब बंद रहिए, बाहर निकलना आपको नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या नियत होगा, कौन इसमें नियत रहेगा, ये आपको बताना है। क्या चीज़ है जो इसमें नियत रहेगा, जल्दी से बताइए। अगर कोई गैस है उसको बंद बर्तन में रख देते हैं, बर्तन को बंद करके उसमें रख देते हैं, तो क्या चीज़ उसमें नियत हो जाएगा, आपको ये बताना है ना। क्या इसमें नियत रहेगा, आयतन, तापमान, दाब और उपर्युक्त सभी, क्या नियत रहेगा बउआ, जल्दी से बताओ। अगर कोई गैस को बंद बर्तन में रख दिया जाता क्या नियत रहेगा। चलिए बिल्कुल आयतन नियत रहेगा बउआ, नहीं आयतन, चूंकि अगर बर्तन बंद हो गया तो उसके आयतन को आप बदल नहीं सकते हैं। जितना लीटर के आप बर्तन लाइएगा ना बाजार से, अब वो कमंडल लिया हो, मान लो कि 1 लीटर के, तो कमंडलवा का है ना, घर पे लाइएगा तो 3 लीटर हो जाएगा, नहीं उसका आयतन हमेशा फिक्स रहता है। तो आयतन आपका फिक्स हो जाएगा। अगर बर्तन बंद हो गया तो खोल जैसे दीजिएगा तो पूरा फैल जाएगा बाहर भी, जितना जगह छेकेगा वो है ना, उसको भी आयतन कह देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बर्तन अगर बंद रहेगा तो आयतन उसका नियत होता है, आपका आंसर ये आ जाएगा, आयतन उसका नियत हो जाएगा, है ना, आंसर ये आपका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्फर के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी से बताइए। तो सल्फर के बाहरी सेल में कितना, एकदम जल्दी से इसका आंसर बता देना है। सल्फर के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 5 4 3। सल्फर के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। 6 5 4 3, बिल्कुल 6 होता है बउआ। तो जिसका इसका 6 आ रहा सभी लोग सही हो, है ना। ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग, सबके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। पूछा जाए कि ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 6, सेलेनियम, ट्यूलेरियम, पोलोनियम सब में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सल्फर के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बउआ, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 6 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा, चलिए बताइए कौन हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। कौन सा ऐसा कंपाउंड इसमें आपको दिख रहा है बउआ जो हाइड्रोजन बंधन बना सकता है, हाइड्रोजन बंधन बनावेगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। H2O है, CH4 है, Cl2 है, BH3 है। जल्दी से बताइए हाइड्रोजन बंधन है। अभी आपको पीछे समझा रहे थे हाइड्रोजन बंधन के लिए, हाइड्रोजन बंधन के लिए पीछे आपको बताए थे कि फोन होना चाहिए, चाहे तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तीनों में से कोई हाइड्रोजन के साथ है।
तो कौन सा ऐसा जिसमें चाहे तो फ्लोरीन नजर आ जाए, चाहे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन के साथ ही है। तो इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन Br है, इसमें क्लोरीन है ही नहीं बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन है नहीं, इसमें कार्बन कहीं नहीं है। एकरा में देखो H2O में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों है, देख लीजिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों एक साथ है। तो अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों एक साथ है तो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बउआ। ऑक्सीजन जो है दैट टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, बताइए आपका आंसर कौन सा हो गया बुआ? ये आंसर आ जाए, जिसका इसका ये है, सभी लोग सही हो। जल जो है बुआ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा? जल्दी से इसका बताओ तो। फोन वाला से कंपेयर करो, जेकरा में फोन है वो सब बनावेगा। FON जरा पास है मोबाइल बा, जरा फोनमा कर रहे हो FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जीरा पास है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। और जेकरा पास न है वो नहीं करेगा। तो बताइए कौन इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा? कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा बुआ? कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा? जिसका इसका डी आंसर है, सभी लोग सही हो, क्योंकि इसमें कहीं भी FON नहीं है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन है। तो ये कभी आपको हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा। पहला में फ्लोरीन दिया गया है, दूसरा में ऑक्सीजन है, तीसरा में नाइट्रोजन है। तो ये सबके सब हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, लेकिन डी में CH4 है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है? नींबू संतरा से, सेब से, पपीता से, अनानास से। बताइए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य रूप से विटामिन सी कहाँ मिलता है? नींबू और संतरा से मिलता है। सी मतलब खट्टा बुआ, है ना? जहाँ चीजें खट्टा हो जाए ना वहाँ समझो कि विटामिन सी है। तो कौन वाला चीज आपको खट्टा? सेब खट्टा लगता है? नहीं। पपीता खट्टा नहीं है, अनानास खट्टा नहीं है। खट्टा तो आपको नींबू होता है बुआ, नींबू और संतरा। तो नींबू और संतरा में विटामिन सी होता है, आपका आंसर ए आ जाएगा। नींबू संतरा में विटामिन सी होता है, आंसर आपका ए आ जाएगा। चलो अगला, अभी इसके बारे में पीछे बोले हैं कुछ, बताओ तो क्या है? H2SO4 है, पूछा गया क्वेश्चन है वो। H2SO4 क्या है? अम्ल है, मतलब एसिड, भस्म है, लवण, क्षार है, लवण है, बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए H2SO4 क्या रहेगा आपका? H2SO4 क्या रहेगा? जिसका इसका एसिड आ रहा है, अम्ल आ रहा है, सभी लोग सही हो, ये आंसर आ जाएगा। अम्ल अम्ल आपका आंसर हो जाएगा बुआ, अम्ल आपका आंसर आ जाएगा। H2SO4 अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है? बताइए बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस होता है? जो बल्ब है वो, इस बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस होता है? आपको पता है कि बल्ब में अक्रिय गैस डालते हैं, तब कौन वाला? हीलियम होता है कि नियोन होता है कि आर्गन होता है कि क्रिप्टन होता है? बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस होता है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस होता है? चलिए आर्गन, जिसका इसका भी आ रहा है वो सी, आर्गन जिसका इसका आ रहा है सभी लोग सही हो, सी आंसर आ जाएगा। आर्गन आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्गन तो एक अक्रिय है, दूसरा प्रकृति में सबसे अधिक पाया जा रहा है ना? अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन ही तो होता है। तो बल्ब में हम लोग अक्रिय गैस में आर्गन को डालते हैं, ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, डी ऑर्बिटल, डी का आकार होता है, डी ऑर्बिटल के बारे में बात किया गया है। डी ऑर्बिटल के बारे में कहा गया है कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, आपको बताना है। गोलीय होता है, डंबल होता है, डबल डंबल होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा बउआ? डी ऑर्बिटल का आकार बताओ। गोलीय होगा, डंबल जैसा होगा, डबल डंबल होगा, इनमें से कोई नहीं। डी ऑर्बिटल का आकार, डी ऑर्बिटल का आकार बताइए। डबल डंबल, बिल्कुल ठीक है, जिसका सी आंसर है। देखो एस का आकार गोलाकार होता है, अगर पूछा जाए एस का आकार तो गोलाकार। डमरू के जैसा किसका होता है? तो डी का, डंबल जैसा होता है, डमरू जैसा। डबल डंबल, द्विडमरू किसका होता है? तो सॉरी यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, यहाँ देखिए डमरू के जैसा किसका होता है? पी का होता है बउआ, पी का ना। एस का जो है गोलाकार होता है, पी का जो है बउआ तब पी का डंबल जैसा होता है। और डबल डंबल जो होता है बउआ, ध्यान रखना, डबल डंबल वो डी का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल। तब पूछा गया है कि डी का आकार बताइए, डी का आकार कैसा रहेगा? तो डबल डंबल हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ध्यान रखिएगा, एस का आकार गोलाकार, पी का आकार डंबल और डी का आकार डबल डंबल, है ना? डंबल मतलब डमरू होता है, तो डमरू शंकर जी के डमरू देखे हो ना, तो इसे ने
पी का आकार होता है। और दू को डमरू रहेगा तो उसको डबल डम्बेल कह देंगे, दू गो हो गया। और डी का आकार वैसा होता है, तो डी का आकार हो गया आपका डबल डम्बेल। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलरता का मात्रक होता है, सबसे अधिक जो बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन तो पीछे आपको बता दिए हैं और एक मोल वाला, एक यहाँ पर आपका है। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, मोलारिटी का मात्रा क्या होता है, मोलरता, मोल प्रति केजी, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति ग्राम, और इनमें है ना, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए मोलरता का मात्रा क्या होना चाहिए। मोलरता का मात्रा क्या रहता है बउआ, मोल प्रति केजी होता है, मोल प्रति लीटर रहता है, मोल प्रति ग्राम होता है, और नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए मोलरता का मात्रा क्या रहेगा। हाँ बी जिसका इसका है, सभी लोग सही हो, बी, बी आपको ध्यान आइए। एक और क्वेश्चन पूछता है मोलरता से, यहाँ तो मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर हो गया। एक क्वेश्चन आप नीचे लिख लीजिए कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोलरता जो है वही ताप पर निर्भर करेगा, ध्यान रखना है। मोलरता आपका ताप पर निर्भर करेगा, मोलरता आपका ताप पर निर्भर करेगा, और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, एक मोल में कितना होता है, जल्दी से बताइए। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था और कह रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करता है, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से है। एक मोल बराबर कितना, 6.022 अगुने 10 के पावर 22 परमाणु। एक में दिया है 10 के पावर 24 परमाणु, 10 के पावर 23 परमाणु। बताइए इनमें से कोई नहीं। तो एक मोल में कितना होता है, ऐसा पीछे क्वेश्चन करवाए हैं। एक मोल में कितना होता है वो, कितना कण होगा, कितना परमाणु होगा, जल्दी से आपको बताना है। हाँ 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी वाला आंसर हो जाएगा बुआ। 6.02 दो और 2 और 10 के पावर 23 का भी यहाँ दो को दो तीन भी लिखता है, तो आप उसके लिए परेशान मत रहिए। यहाँ दो भी लिखेगा, 2 3 भी लिखेगा, लेकिन हाँ यहाँ जो आपको पावर लिखेगा वो 2 3 ही आपको लिखेगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये हो गया है तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या था, आपको ये बता दिया जाए कि आप एवोगाड्रो संख्या कहिए चाहे मोल कहिए, दोनों सेम होता है बउआ। एवोगाड्रो संख्या और मोल दोनों आपका बराबर होता है, तो इसका भी आंसर आपका आ जाएगा, है ना। जो मोल का आंसर आया था सेम आंसर इसका भी रहेगा, तो इसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी ही रहेगा। 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, इसका भी आपका आंसर आ जाएगा एवोगाड्रो संख्या में। क्लियर है। चलिए तो मोल यहाँ समझा दिए हैं, एवोगाड्रो संख्या समझा दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया, पहले पढ़िए नेक्स्ट में। हाँ यहाँ नीला थोथा किरा कहते हैं जो कहा गया है ना, नीला थोथा किसको कहा जाता है, व्हिच इज ग्रीन विट्रियोल। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीला थोथा के बारे में पूछा जाता है कि ग्रीन विट्रियोल कौन है। ग्रीन विट्रियोल देखो इसमें 3 प्रकार का होता है, समझा देते हैं पहले से, आप इसके बारे में सुने भी होंगे। तो विट्रियोलवा जो होता है वो आपको एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपर वाला जो रहता है ना, इसको कहते हैं ब्लू, नीला विट्रियोल, नीला इसको कहेंगे, ध्यान रहेगा। कॉपर वाला को कुछ ही बोलेंगे नीला, याद रहेगा, कॉपर वाला को नीला कहेंगे। आयरन जो देख रहे हो ना, FeSO4 7H2O, यही आपका होता है हरा थोथा, विट्रियोल में हरा, हिंदी में थोथा इसको कहा जाता है, विट्रियोल हरा। ठीक है। और जिंक वाला को बोलते हैं सफ़ेद, सफ़ेद मतलब उजला, सफ़ेद। तो बताइए अगर कहता कि नीला थोथा बताइए तो CuSO4 5H2O, कहता हरियर वाला बताइए तो FeSO4 7H2O, और ZnSO4 7H2O जो होता है आपका सफ़ेद वाला होता है। तो याद आपको हो गया है। ऐसे आपको देखिए स्क्रीन पर आपको एक है ना लगा दिए हैं, इसको आप आराम से पहले देख लीजिए कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। पहले इसको आप आराम से देख लीजिए क्या क्या है, देख लीजिए। जो हरा वाला है वो हरा वाला में क्या लिखा है, तो आयरन वाला FeSO4 7H2O। ब्लू वाला में क्या लिखा गया, तो CuSO4 5H2O। और जिंक वाला जो होता है ZnSO4 7H2O, उजला होता है, सफ़ेद होता है। तो एकदम इसको ध्यान रखो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एकदम है, इसको आपको ध्यान ही रखना है। विट्रियोल यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आपके सिलेबस में 3 ही विट्रियोल पढ़ना है, तो तीनों विट्रियोल आपको समझा दिए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। हरा वाला जब यह हरा वाला कॉमन होता है, बार बार रिपीट करता है, तो हरा वाला को आपको किसको याद रखना है, तो आयरन वाला को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक निर्भर करता, अभी आपको बता रहे थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन किस पे निर्भर करेगा, जल्दी से बताइए।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट दोनों किस पर निर्भर करेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, चलिए बताइए जल्दी से। ताप पर निर्भर करेगा, दाब पर, सांद्रता पर, उत्प्रेरक पर, जल्दी बताइए किस पर निर्भर करेगा बुआ? ताप पर, दाब पर, सांद्रता पर, उत्प्रेरक पर। पीछे बताए हैं बिल्कुल ताप पर निर्भर करेगा। साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक दोनों केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है। साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक दोनों जो होता है वो केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, ताप के अलावा किसी फैक्टर पर निर्भर नहीं करेगा। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा ए, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, वहाँ देखिए आपको 2 नोट लिखवाए थे, वो दोनों नोट से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका। पढ़िए क्या नोट में लिखवाए आपको थे यहाँ पर। क्वेश्चन पहले जल्दी से पढ़ लीजिए। सामान्य ताप एवं दाब पर एसटीपी कहा गया। सामान्य ताप एवं दाब मतलब नॉर्मल है ना, एसटीपी जो है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोल, 1 मोल का आयतन बताना है, मोलर आयतन बताना, मोलर वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी है या एसटीपी कहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नॉर्मल कंडीशन में कितना इसका रहेगा, जो आपको बताना है। बताइए नॉर्मल वाला कंडीशन में अगर आरटीपी पूछता है तो आपको बताया था कि 24.4 होता है आरटीपी पर। आरटीपी वाला पीछे डिस्कस किए हैं ना, आरटीपी पर 24.4, वहाँ पर ही आपको बताए थे कि एसटीपी या एनटीपी पे कितना रहेगा। तो जब भी कभी सामान्य वाला कंडीशन आपको दिया रहे ना, तो यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो होगा आपका, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर वाला यहाँ पर जो कंडीशन रहेगा, इसमें आपको बताए थे 22.4 लीटर, 22.4 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22.4 लीटर। सामान्य ताप एवं दाब पर कितना होता है बउआ? तब 22.4 होता है। अरे ही आरटीपी पे कहता, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कहता, तो 24.4 ले लेते। क्लियर है? वीडियो को सब लोग लाइक कर दो बउआ। सबसे पहले वीडियो को सबको लाइक कर देना है, यहाँ पर वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और ये पार्ट 1 स्पेशल केमिस्ट्री एकदम है, स्पेशल है ना, केमिस्ट्री स्पेशल आपके लिए लेके आए हैं, और इसको तो सबको लाइक कर ही देना है। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेहिचक इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पहले अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है ना, कौन सा धातु बोला गया, ध्यान रखिए, साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। कौन सा धातु? जिंक धातु होता है बुआ, पारा भी है, ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन अधातु है, जल भी अधातु है, ये दोनों अधातु, तो ये दोनों तो कभी आंसर होगा ही नहीं। धातु पूछा गया है, तो ब्रोमीन और जल ये दोनों का दोनों आपका अधातु होता है, तो उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। चलिए धातु में बताइए, जिंक और पारा में से कौन रहेगा जो साधारण तापक्रम पर द्रवीय अवस्था में होता है? जिंक होता है कि पारा होता है? साधारण ताप पर द्रवीय अवस्था में कौन होता है? जिंक रहता है कि पारा रहता है? जिंक की पारा? पारा रहता है वो, बिल्कुल, जिसका इसका बी आ रहा सभी लोग सही हो। पारा क्यों? देखो थर्मामीटर देख रहे हो, तो थर्मामीटर में पारे नहीं रहता है, जो द्रवीय अवस्था में रहता है। थर्मामीटर में जो पारा होता है वो कौन अवस्था में रहता है? द्रवीय अवस्था में। सामान्य ताप पर, साधारण तापक्रम पर क्या रहता है? द्रवीय अवस्था में। तब बी आपका आंसर आ जाएगा। यही अगर धातु न पूछ के अधातु पूछता ना, तब ब्रोमीन हो जाता। वो ध्यान रखना का, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है ना साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में है, तब धातु कहेगा तब पारा, और यहीं पर अधातु जोड़ दबल जाए तब ब्रोमीन। इसको अपने से लिख लीजिएगा। अगर ये कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है ना साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में है, तो यहाँ पर आपका आंसर ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धातु बोला है, इसका आंसर पारा इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। हरा होता ग्रीन विट्रियोल, जल्दी से बताइए क्या रहेगा। अभी पूछे है ना, अभी इसके बारे में समझा रहे थे, अभी आपको समझा रहे थे। ग्रीन विट्रियोल बताओ जल्दी से, ग्रीन विट्रियोल क्या रहेगा वो? ग्रीन विट्रियोल बताइए। FeSO4 7H2O रहेगा या CuSO4 5H2O रहेगा? CuSO4 2H2O, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन में तो आपको ही बताए थे कि आयरन वाला रहता है, ZnSO4 वाला रहता है, सॉरी जेड नहीं, FeSO4 वाला रहता है, आयरन वाला रहेगा। तो आपका आंसर तो ये इसमें हो जाएगा बुआ, ये आपका आंसर रहेगा इसमें। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ ये देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुआ।
ये आपको है तो 11th में, लेकिन सबसे अधिक बार 12th के ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको 11th में पढ़ना, लेकिन ये 12th के ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और ऐसा इसी क्वेश्चन के लिए पीछे भूमिका आपको बना दिए, 2-3 क्वेश्चन दे दिए थे। रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 2HI का साम्य स्थिरांक Kp, साम्य स्थिरांक दिया Kp है ना, तो Kp दिया है, Kp रहे, Kc रहे, Kx रहे। साम्य स्थिरांक होता है, निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करता है बताइए? किस पे निर्भर करेगा? है ना, पूर्ण दाब पर निर्भर करेगा, उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा, H2 और I2 पर निर्भर करेगा, या तापक्रम पर निर्भर करेगा? जल्दी से बताइए क्या रहेगा? साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? Kp किस पे निर्भर करेगा? है ना, आपको पूर्ण रूप से दाब पर निर्भर करेगा, उत्प्रेरक पर, H2 पर, I2 पर, तापक्रम पर। डी बिल्कुल सही है, डी जिसका इसका आंसर है, सभी लोग सही हो, है ना। कई बार आपको तो बोल चुके हैं इसी वीडियो में कि साम्य स्थिरांक और दर नियतांक, दर स्थिरांक दोनों का दोनों केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का सूत्र बताना है, केमिकल फॉर्मूला बेंजीन बताइए जल्दी से। देखो वो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और दोस्तों के साथ इसको तो निश्चित शेयर कीजिए। जितना भी आपके मोबाइल में ग्रुप है, वीडियो खत्म होने के बाद इसको है ना, ग्रुप है ना, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, टेलीग्राम है, सब पर भेज दीजिएगा इसको, ठीक है। इस सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला ये आपको 10वें से पूछना शुरू करता है, वो 12th तक लेके जाता है। 10th से पूछता है कि बेंजीन का फॉर्मूला बताइए, और 12th तक आपको लेके जाता है। 11th में पूछता है, 12th में भी आपको पूछता है। तो बेंजीन का जल्दी से फॉर्मूला बता दो। C6H6 दुन्हों बराबर, बेंजीन में दुन्हों बराबर बुआ, दुन्हों बराबर होता है बेंजीन में, दुन्हों बराबर, हाइड्रोजनों और कार्बन दोनों के बराबर रहता है ना, ये वो पति पत्नी दोनों बराबर बराबर रहेगा, खूब एकदम रोमांटिक रहेगा। तो बेंजीन में रोमांटिक होता भी है, तो C6 हो जाएगा, H6 रहेगा। आंसर कौन सा? रोमांटिक नहीं बोलेंगे, इसको एरोमेटिक कहा जाता है, एरोमेटिक, ध्यान रखना है। ये आगे के वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। C6H6 है, आपका आंसर आ जाएगा C6H6। क्लियर है? तो चलिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन आपका था, यहाँ वीडियो हो गया ख़त्म। यहाँ पर ये कह रहे थे कि यहाँ ये पार्ट 1 है आपका, केमिस्ट्री स्पेशल का ये पार्ट 1 है बउआ, है ना, केमिस्ट्री स्पेशल का ये पार्ट 1 है। और भी पार्ट इसमें आगे आपको अपलोड करने वाले हैं, उसको देखने के लिए, जानने के लिए आप वीडियो को है ना, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं।